Hello students, welcome to Swapnil Study Circle. I am Swapnil sir और हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया कंटिन्यू कर रहे हैं विद पार्ट 7. लास्ट पीरियड में हम लोगों ने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के बारे में देखा था. उसके पहले हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में देखा था. उसको क्यों कॉल्ड ऑफ किया, उसके कारण रीजंस जो है उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा था. काफ़ी डिटेल में लेसन पढ़ रहे हैं. ये लेसन डिटेल में पढ़ाने का कारण भी है कि काफ़ी ज़्यादा मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में कन्फर्मली पूछते हैं. तो कंटिन्यू करते हैं पार्ट 7 नेशनलिज्म इन इंडिया विथ 3.1 द साल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसमें हमने लिखा कि गवर्नमेंट्स के लॉज जो बनाए हुए थे उसको मानने से मना कर देना. दांडी मार्च के बारे में भी हम लोग ने बताया था कि स्टार्ट करेंगे पार्ट 6 में, एंडिंग में डिस्कस किया था. तो ये सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को साल्ट मार्च थ्रू, दांडी मार्च थ्रू कैसे गांधी जी ने आगे बढ़ाया एंड कैसे उसको कंटिन्यू किया, लेट्स सी. On 31st January 1930, Gandhiji sent a letter to Viceroy Irving stating 11 demands. मतलब गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को वाइसरॉय जो आर्विन थे उनको एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने अपनी 11 डिमांड्स रखी. 11 अपनी डिमांड्स जो कि पूरी ना होने पे आंदोलन का इशारा भी दिया. अब जो डिमांड्स थी वेयर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, कुछ जनरल इश्यूज थे. अदर्स वेयर स्पेसिफिक डिमांड ऑफ जनरल क्लासेस, जनरल क्लासेस थे उनकी कुछ डिमांड्स थी उसके बारे में. एंड फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट टू पीजेंट्स, मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से लेके गरीब से गरीब पीजेंट्स तक के सबकी डिमांड जो थी, ऐसे कुल मिला के 11 डिमांड्स थ्रू लेटर गांधी जी ने वाइसरॉय आर्विन को, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कॉलोनियल गवर्नमेंट को इन इंडिया, उनके पास वो 11 डिमांड्स रखी. अब द मोस्ट स्ट्रेनिंग वॉज द डिमांड टू एबॉलिश द साल्ट टैक्स. उन्होंने बहुत दूर दराज की सोचते थे. इस 11 डिमांड्स में उन्होंने साल्ट टैक्स को एबॉलिश करने की डिमांड रखी, साल्ट टैक्स हटाने की डिमांड रखी. क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम के लिए में, हमेशा पूछते हैं फॉर 3 मार्क, फॉर 1 मार्क. तो उसका कारण ये था कि साल्ट टैक्स ही क्यों चुना फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. तो साल्ट वॉज कंज्यूम बाय रिच एंड पुअर अलाइक, मतलब गरीब हो या फिर रईस हो, सबके तरफ से जो साल्ट का टैक्स है, साल्ट जो है वो तो कंज्यूम सभी करते हैं, चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, राइट. पर इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल आइटम ऑफ फूड, मतलब ये जो साल्ट है ये क्या था, मोस्ट इसेंशियल आइटम ऑफ फूड. बराबर है, रोज के खाने में साल्ट का यूज होता है. अब साल्ट रिच और पुअर दोनों यूज करते हैं, तो साल्ट टैक्स का मुद्दा उठा के उन्होंने दिमाग लगाया, रिच और पुअर दोनों को इस मूवमेंट का हिस्सा बनाया. अब गांधी जी गिव अल्टीमेटम दैट इफ डिमांड्स वेयर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च, डिमांड्स वेयर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च, कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन. आर्विन को उन्होंने लिखा कि भाई ये जो हमारे डिमांड्स हैं ये 11 मार्च तक के, 31 जनवरी को लेटर लिखा था, 11 दिन का उनको समय दिया था, ये 11 डिमांड्स को आप हमारी मानिए, नहीं तो हम लोग सिविल डिसोबीडियंट कैंपेन को लॉन्च करेंगे. और कांग्रेस का कोई भी मूवमेंट लॉन्च करना मतलब ब्रिटिश के लिए पसीना छूटने वाली चीज थी. अब उन्होंने लेटर लिख दिया, डिमांड बता दी, एक डेडलाइन भी दे दी और धमकी भी दे दी कि भाई अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो सिविल डिसोबीडिएंट कैंपेन की शुरुआत कर देंगे. बट जो आर्विन थे वॉज अनविलिंग टू निगोशिएट, वो निगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं थे, अभी भी वो दबाव में नहीं आ रहे थे.
सो गांधी जी ने स्टार्टेड कर दिया फेमस साल्ट मार्च, अ कैंपेन बाय 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स. Again, consult with your parents, consult with your grandparents, ask them about the Dandi March. They can explain well, very well, as compared to book. क्योंकि ये देखी हुई चीज़ें आपके दादाजी लोगों की, उनके आगे जब वो छोटे थे तब ये घटना हो चुकी है, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा बेटर बता पाएंगे इतने डिटेल में, जितने डिटेल में बुक में नहीं दिया है. तो साल्ट मार्च का कैंपेन चालू हो गया. गांधी जी थे, उनके साथ में 78 उनके ट्रस्टेड वॉलेंटियर्स साथ में थे. निकल पड़े पैदल 240 माइल. मजाक नहीं होता, बहुत ही फिट एंड फाइन रहते थे गांधी जी. इधर तो हम लोग 2 किलोमीटर चले, आपका पता नहीं, मेरी तो हालत बिल्कुल टाइट हो जाएगी. तो 240 माइल गांधी जी ने आश्रम से शुरू किया, साबरमती से. गांधी जी का जो आश्रम था साबरमती में, वहां से उन्होंने शुरू किया और उनको पहुंचना था गुजराती कोस्टल टाउन दांडी में. कहां पे पहुंचना था उनको? गुजराती कोस्टल टाउन दांडी, साबरमती टू दांडी. अब गांधी जी और उनके 78 वॉलंटियर्स जो है वो 24 दिन तक चले. 24 दिन के बाद वो दांडी पहुंचे. डेली का उनका ये मतलब क्या, बिल्कुल चालू हो गया तो बिल्कुल चालू नहीं हुए. रोज का टारगेट था कि 10 माइल चलना है. अब 10 माइल इसलिए चलना है क्योंकि बीच बीच में गांधी जी रुकते थे, हर गांव के बड़े नुक्कड़ पर रुकते थे. थाउजेंड्स कम टू हियर महात्मा गांधी. आपको याद होगा तो उन्होंने यही सोचा था कि यार कोई भी मूवमेंट लॉन्च करने के पहले नॉन वायलेंस जो है उसके बारे में बताया जाए, और जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनको वेल ट्रेन किया जाए, बताया जाए कि मूवमेंट किस बारे में है. लास्ट पीरियड में हमने देखा था इसका एक पॉइंट. तो वही किया गांधी जी ने. हर रोज 10 माइल चलते थे, बीच बीच में हर गांव में रुकते थे. हजारों लोग उनसे जुड़ते थे और हजारों लोगों को वहाँ पे, कुछ लोग उनके साथ निकल पड़ते थे और कुछ लोग गांव में रहते थे. तो जो जमा हुए थे उन सबको वो बताते थे, टोल्ड देम अबाउट द स्वराज एंड अर्ज्ड देम टू पीसफुली डिफाई द ब्रिटिश. कि भैया स्वराज के लिए ये मूवमेंट शुरू की है. मेन स्वराज है. अगर स्वराज होगा, खुद का राज होगा, तो हम हमारे हिसाब से हमारे रूल्स एंड फॉलो सब चीज़ें करा सकते हैं. और ब्रिटिश लोगों को आप जो फेस कर रहे हो वो पीसफुली करें, ना कि वायलेंस का सहारा ले. तो हो गया था दांडी मार्च शुरू. साबरमती से दांडी तक 240 माइल का अंतर. 78 वॉलंटियर्स थे उनके साथ. 24 दिन में ये यात्रा पूरी हुई. डेली के 10 माइल एक टारगेट उन्होंने चलने का डिसाइड किया. हर जगह रुक रुक के लोगों को स्वराज के बारे में और पीसफुली डिफाई के बारे में बताने लगे. फ्री मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन है, 90% पूछा जाता है इस बारे में. अब आगे ऑन 6 अप्रैल 6 अप्रैल को ही रीच्ड दांडी एंड ceremonially violated the law which marked the beginning of the civil disobedience movement. मार्च कब चालू हुआ, कब हुआ? Read the lesson properly. गांधी जी ने जो मार्च है वो शुरू किया 11 अप्रैल के बाद, 11 मार्च के बाद, मतलब 12 तारीख से वगैरह उन्होंने वो मार्च शुरू किया होगा, क्योंकि अरविंद तो सुनने के लिए तैयार नहीं था. और 24 दिन का एक पीरियड पकड़ लीजिए 6 अप्रैल के बिफोर, तो वो पहुंच गए कहाँ पे? दांडी. वहाँ पे वो गए कोस्टल एरिया में जहाँ पे नमक बनता था. नमक अपने हाथ में उठाया और ये डिक्लेयर हो गया कि हम लोग इसके बाद साल्ट का टैक्स नहीं पे करेंगे, बिकॉज इट कंज्यूम बाय रिच एंड पुअर अलाइक एंड मोस्ट इसेंशियल आइटम ऑफ फूड. हमारी समुंदर का हमारा ही साल्ट और हम ही से टैक्स. और वैसे भी उनको करना ही वही तो था, लॉस तो तोड़ना था, तो शुरू कर दिया. बहुत सारे कंट्रीज में, मतलब कंट्रीज के बहुत सारे पार्ट में, डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ. मतलब गांधी जी ने यहाँ पे दांडी में किया, हर जगह लोगों ने उसको फॉलो किया अलग अलग जगहों पे इंडिया में.
मैन्युफैक्चर्ड करना चालू कर दिया खुद का सॉल्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड, मतलब डेमोन्स्ट्रेट किया उन्होंने इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट साल्ट फैक्ट्रीज। गवर्नमेंट की जो साल्ट फैक्ट्रीज थी उसके आगे उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन चालू किया। उसके बाद खुद का साल्ट बनाने लग गए और हर जगह पे साल्ट लॉ को तोड़ा गया। अब सिर्फ साल्ट, मतलब इस सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में साल्ट एक ही मुद्दा नहीं था, साथ ही साथ फॉरेन क्लोथ वेयर बायकॉटेड, फॉरेन क्लोथ को बायकॉट किया गया, पूरी तरह से तोड़ना था ब्रिटिश को। लिकर शॉप्स पिक्टेड आपको पता होगा, ब्लॉक कर दिए थे रास्ते। देन पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्सेस, यानी लोगों ने रेवेन्यू ब्रिटिश को और चौकीदारी टैक्सेस को भरना मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। विलेज ऑफिशियल्स रिजाइन, विलेज में जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। एंड फॉरेस्ट पीपल वायोलेटेड फॉरेस्ट लॉज, फॉरेस्ट वाले जो जंगल में उनको रोका जाता था, याद है, उन लोगों ने भी लॉज तोड़ा। एंटर किया जंगल में जो रिजर्व फॉरेस्ट थे टू कलेक्ट द वुड एंड ग्रेज द कैटल, मतलब लकड़ी इकट्ठा करना और अपने जो कैटल्स थे, गाय बैल बकरी वगैरह, ये जो गुरढोरे थे, उनको चराने के लिए फॉरेस्ट में एंटर कर दिया। फिर क्या, ब्रिटिश हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, देखते रहे, वाह वाह वाह, आइए स्वागत है आपका? नहीं ना, डेफिनेटली उनको लग रहा था डेवलपमेंट हो रही है इस मूवमेंट की। वरीड बाय द डेवलपमेंट, colonial government began arresting कांग्रेस लीडर्स। सबसे पहले तो भैया जो लीडर्स हैं उनको पकड़ लो, चालू कर दिया। एंड लेड टू वायलेंट क्लैशेस इन मेनी प्लेसेस, बहुत जगहों पे अब जंगल में घुस रहे, मारो पीटो फाइट करो। उन्होंने भी क्लैशेस, जो हमारे पीजेंट्स थे और ब्रिटिश के लोग थे, इनके बीच में बहुत जगह पे वायलेंट क्लैशेस हुए, झपट हुई। अब अब्दुल गफ्फार खान था, मेन थे गांधी जी के इसमें फॉलोअर्स में, डिवोटी थे काफ़ी बड़े। अब्दुल गफ्फार खान का नाम काफ़ी था उस टाइम में। इनको अरेस्ट कर दिया गया। अब गफ्फार खान को अरेस्ट कर दिया तो उनके जो लोग थे, डिवोटी थे, वो वायलेंट हो गए। एंग्री क्राउड डेमोन्स्ट्रेटेड एट पेशावर, पेशावर जो अभी पाकिस्तान में है, मैंने इसके पहले भी बताया कि वो इंडिया का ही पार्ट था। लोगों ने, उस क्राउड ने अब्दुल गफ्फार खान को भी अरेस्ट हो गया तो चिढ़ गए और डेमोन्स्ट्रेशन चालू कर दिया। डेमोन्स्ट्रेटेड कर रहे थे पेशावर में तो पुलिस की वैन्स आए, पुलिस की गाड़ी आई, आर्म कार्स एंड फेसिंग पुलिस फायरिंग, उन लोगों को पुलिस फायरिंग का सामना करना पड़ा। फिर वही वुमेन एंड चिल्ड्रन वेयर बिटन, छोटे छोटे बच्चे औरतों को भी मार पड़ी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था मूवमेंट में। एंड अबाउट 1 लाख पीपल वेयर अरेस्टेड, बाप रे कितना, लगभग 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर दिया गया। इन सच सिचुएशन once again Gandhi ji decided to call off movement and enter a pact with the Irvin on 5th March 1931। जो नहीं होना था क्या, वो होने ही वाला था एक्चुअली। अगर हम लोग अगेंस्ट जाएंगे तो डेफिनेटली वो हमें बीट करेंगे ब्रिटिश। वैसे हुआ, अब्दुल गफ्फार खान अरेस्ट हुआ, क्राउड के ऊपर पुलिस फायरिंग होगी, बच्चे औरतें बूढ़े सबको बहुत बुरी तरह से मारा गया और लगभग 1 लाख लोगों को तो अरेस्ट ही कर दिया गया। तो सिचुएशन काफ़ी पिघल गई। तो गांधी जी ने ये जो मूवमेंट है उसको फिर से एक बार, जैसे हमेशा हो रहा था, कॉल्ड ऑफ कर दिया। पर अभी तक काफ़ी फैल गई थी मूवमेंट, काफ़ी लोग यूनाइट हो गए थे। अब्दुल गफ्फार खान नाम सुनते ही पता चल गया होगा, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ आ गए थे। एंड ये सिचुएशन की वजह से गांधी जी ने मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया। और जो आयरविन थे उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोला था, उन्होंने आयरविन पैक्ट लाया था, उसको एग्री कर दिया गांधी जी ने 5 मार्च 1931 को। अब एग्री कर दिया, गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। मतलब गांधी जी एक्चुअली, पहले आपको याद होगा कि आयरविन ने जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोली थी कि तुम्हारे लोग आएंगे हमारे लोग आएंगे, डिस्कस करेंगे, पहले कांग्रेस ने उसको मना कर दिया था। पर अभी गांधी जी खुद लंदन गए इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, विद कुछ उनके जो अनुयायी थे उनको साथ में लेके।
अब ये करोगे तो गवर्नमेंट ने भी एग्री किया था कि हम लोग प्रिजनर्स जो थे 1 लाख लोगों को अरेस्ट किया था उनको रिलीज कर देंगे। गांधी जी गए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बातचीत चली पर प्रॉब्लम ये हुआ कि negotiations broke down the negotiation जो हुआ वो फिर से ब्रोक डाउन हो गया। कुछ चीज़ों को इंडियंस मानने के लिए तैयार नहीं, कुछ चीज़ों को ब्रिटिशर्स मानने के लिए तैयार नहीं, और फिर से डिसअपॉइंटमेंट के साथ गांधी जी इंडिया वापस आ गए। अब अब्दुल गफार खान और जवाहरलाल नेहरू ये दोनों जेल में थे, अभी भी छोड़ा नहीं गया था क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही फेल्ड होगी ना। ठीक है, कुछ लोगों को छोड़ना शुरू भी हो गया था, छोड़ा भी था, पर फिर भी जो मेन लोग थे अब्दुल गफार खान एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू ये सब लोग अरेस्टेड थे। द कांग्रेस हैड बीन declared illegal and series of measures had been imposed to prevent the meeting, demonstration and boycott. With a great apprehension, Mahatma Gandhi relaunched the civil disobedience movement for over a year. मतलब वापस आए, फिर से उन्होंने मूवमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश की, बट बाय द 1934 इट लॉस द मोमेंटम, मतलब फिर से वो सफल नहीं हो पाई। ब्रिटिश फिर से कामयाब हो गए इस मूवमेंट को तोड़ने में। नुकसान नहीं हो रहा था क्या इंडिया का? नहीं सर, हो ये रहा था लोगों की यूनिटी बढ़ रही थी। पहले जो कम लोग ही पार्टिसिपेट करते थे, लोगों तक इंफॉर्मेशन, स्वराज, ये वो सब चीज़ों की जानकारी नहीं पहुंचती थी, अब पहुंची। आप अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पे कहीं भी लोगों द्वारा अटैक नहीं हुआ, काफ़ी लोग अरेस्ट हो गए, काफ़ी लोगों को हमला किया गया करके जो मूवमेंट है वो उसको कॉल्ड ऑफ किया गया। मतलब वायलेंस का ज़्यादातर सहारा नहीं लिया गया, बस थोड़ी बहुत अब्दुल गफार खान के अरेस्ट के वजह वक्त हुआ था थोड़ा बहुत, ठीक है, बट काफ़ी लोगों को मतलब समझ में आ रहा था, काफ़ी लोग यूनाइट हो रहे थे और मूवमेंट्स और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो रही थी। गांधी जी ने कोशिश की एक बार, पर एक लिंक थी वो टूटने के बाद नहीं जुड़ पाती, उसी वजह से 1934 में मोमेंटम को वो जो थी वो लॉस्ट हो गई और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को फिर पूरी तरह से बंद कर दिया गया। अब इसके बाद 3.2 में हाउ द पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, पार्टिसिपेंट्स के लिए मूवमेंट क्या मायने रखती थी, लिमिटेशंस थी कुछ सिविल डिसोबीडियंस में, उस मूवमेंट में वो क्या थी, और ये सब चीज़ें हम लोग आगे के पार्ट में देखेंगे। जैसे इंडियंस मूवमेंट की लिंक टूटी, आप अपनी लिंक मत टूटने दीजिए और रेगुलरली अपनी स्टडी कीजिए। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।